नमस्कार. या इलेक्शन स्पेशल ग्रेट भेटमध्ये तुमचं स्वागत. आज माझ्यासोबत आहेत अरविंद केजरीवाल. अरविंद केजरीवाल यांची नव्याने ओळख करून देण्याची अजिबात गरज नाही. भारतीय राजकारणामध्ये त्यांनी वादळ निर्माण केलेलं आहे आणि मी आज प्रयत्न करणार आहे हे वादळ काय आहे हे समजून घेण्याचा. अरविंद जी, आप पहली बार, आप बनाने के बाद पहली बार महाराष्ट्र और मुंबई के दौरे पर है. आपका स्वागत मुंबई में. शुक्रिया. कैसे लगा आपको मुंबई का दौरा? आप सुबह आए हैं, आप रिक्शा में गए, फिर ट्रेन में बैठे, फिर चर्चगेट में गए, रोड शो किया, पब्लिक मीटिंग की. कैसी लगी हमारी मुंबई और महाराष्ट्र से आपकी क्या अपेक्षा है? पहली चीज़ तो मुंबई बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं. दूसरी चीज़, मैं आज जब आया था तो वहाँ पे लोकल पत्रकारों से पूछ रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि मोदी की हवा खूब चल रही है, मोदी की हवा खूब चल रही है. लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि मोदी की हवा चल रही है. जो दिखाई दे रहा है, लार्ज स्केल पे जनता उमड़ रही थी, हर जगह जनता उमड़ रही थी. राइट, जैसे हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तब से लेके रोड शो में खूब जनता आई, शाम को उसमें पब्लिक मीटिंग में खूब जनता आई. तो ये दिखता है कि जनता में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जनता बहुत दुखी हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है और जनता को अब शायद एक ईमानदार राजनीति की यहाँ उम्मीद नज़र आ रही है. लेकिन आप महाराष्ट्र के पहले गुजरात भी गए, गुजरात के पहले यूपी गए, वहाँ भी आपने चुनाव प्रचार किया. हर जगह आपको यही लग रहा है? उसके पहले हरियाणा भी गया था, फिर उत्तर प्रदेश भी गया था, फिर गुजरात भी गया था. आप एक चीज़ देखिए, गुजरात के अंदर मोदी जी की विधानसभा के वहाँ से निकला जब मैं, दोनों तरफ लोग भारी संख्या में सड़क के मौजूद थे रोड शो के दौरान. जो हमने सभा की, वो सभा बताते हैं बीजेपी का गढ़ है और उस गढ़ के अंदर अगर 25-30 हज़ार लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो क्यों आए थे? अगर वो खुश होते प्रेजेंट सरकार से तो वो नहीं आते. पिछले एक साल में ऐसा हुआ है, यूपीए से परेशान है पूरा देश. उत्तर यूपीए कांग्रेस की सरकार ने इतना देश को लूटा है जितना शायद 200 साल में अंग्रेज़ों ने भी नहीं लूटा होगा. यूपीए को हटाना चाहते हैं. पिछले एक साल में मोदी जी को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट किया गया. अब हुआ क्या कि मोदी जी के ऊपर गुजरात के दंगों का छींटे थे उनकी, उसके ऊपर उसको साफ करने के लिए एक ताना बना बुना गया, विकास पुरुष विकास पुरुष विकास पुरुष. और एक ऐसा ये किया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, गुजरात के दंगे हुए सो हुए, अब ऐसा करते हैं, बहुत विकास पुरुष हैं ये, इन्होंने विकास बहुत किया है. और इस तरह से मीडिया के कुछ सेक्शंस ने मोदी जी के साथ मिलके ऐसा उनको एक साल तक प्रोजेक्ट किया, विकास पुरुष. गुजरात रामराज आ गया, गुजरात में एजुकेशन हो गया, गुजरात में हेल्थ हो गया, गुजरात में सब कुछ हो गया. और ये बार बार कहा जाने लगा, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स मूव इनटू द फ्यूचर, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स मूव इनटू द फ्यूचर. तो मैं जब अभी गुजरात गया था, मैं फ्रैंकली ये सोच के गया था, भाई जब इतना कहा जा रहा है तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा, पर कुछ ग्रे एरियाज मिलेंगे, दे विल नॉट बी. पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ की सच्चाई तो बिल्कुल ही शॉकिंग है. जो कुछ प्रेजेंट किया जा रहा था पिछले एक साल में, वो कोरा सफ़ेद झूठ था. जैसे कहा जा रहा था कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार दूर कर दिया. एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पे किसी ने कहा हो कि बिना पैसे के काम होता है. इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के 5,000 रुपये लगते हैं, आपको इंदिरा आवास योजना के 5,000 रुपये लगते हैं, तलाटी की नौकरी के 10 लाख रुपये लगते हैं, आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी के 33 लाख रुपये लगते हैं, आपको DYSP की ट्रांसफ़र करानी हो तो 3.25 करोड़ रुपए के करीब देना पड़ता है. हर चीज़ के दाम फिक्स है. कहाँ से भ्रष्टाचार दूर हो गया? आई वॉज वेरी, किसानों से मैंने बात की, किसान खून के आंसू रो रहे हैं गुजरात के अंदर. किसानों को पहले सब्सिडी मिला करती थी, ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलती, थ्रेशर पे सब्सिडी मिलती थी, वो सारी सब्सिडी बंद कर दी. किसानों को उनकी फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते. 800 किसान सुइसाइड कर चुके हैं अभी तक. मोदी जी को कहा जाता है इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया. 60,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं पिछले 10 साल में. तो उनका विकास का मॉडल ये है कि किसानों को भी खत्म कर दो, सारे किसानों की ज़मीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दे दो, इंडस्ट्री छोटी बंद कर दो, मीडियम स्केल इंडस्ट्री बंद कर दो. और कुछ 10-15 परिवार हैं जिनके वो बहुत क्लोज है, अंबानी, अडानी एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये तो मॉडल नहीं हो सकता विकास का. दिस इज क्रोनी कैपिटलिज्म. सो व्हाट इमर्जेस इज दैट मोदी जी बेसिकली रिप्रेजेंट्स क्रोनी कैपिटलिज्म इन दिस कंट्री. आप कह रहे हैं लोगों के मन में यूपीए के बारे में गुस्सा है,
लेकिन आप टारगेट तो मोदी को कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप? काफी सारी चीजें जनता को पता नहीं है। ऐसा ना हो कि कुएं से निकले और खाई में गिरे, ये ना हो जाए, तो ये बताना जरूरी है। तो दूसरा, आपका ये आम कहना है आदमी कि पार्टी- यूपीए कुआं है और ये खाई है। मतलब दोनों, किसी को कुआं मान लो, किसी को खाई मान लो, जो भी दोनों एक ही जैसे हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने और अन्ना आंदोलन ने पिछले 3 साल में इस देश के लोगों को उम्मीद दी है कि कुछ हो तो सकता है। और ये 49 दिन की जो हमारी सरकार थी, जितना काम हम लोगों ने करके दिखाया, उसने ये दिया है कि हमारी जिंदगी में ही हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। दिल्ली में पुलिस वालों ने, जब हमारी सरकार थी, पैसे लेने बंद कर दिए। ड्राइविंग लाइसेंस के सामने जो दलाल खड़े हुआ करते थे वो सारे भाग गए। सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ मिलने लग गई। बिजली के दाम आधे कर दिए। गरीब और मिडिल क्लास के लिए पानी फ्री कर दिया। कुछ लोग आपको कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इज अ मैन इन हरी, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दी में है, ऐसा लगता है। अभी भी देखिए, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में आशा निर्माण हो चुकी है। मैं मानता हूं समाज के एक वर्ग में आशा निर्माण हो चुकी है, लेकिन क्या इस लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस और मोदी दोनों को पराजित कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं लगता है। पर मैं आपके पहले प्रश्न का पहले जवाब दे दूं, जो कि कुछ समाज के कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया, ये तो आंदोलन कर सकता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, दिल्ली में घूमता हूँ, लोग कहते अरविंद जी आपकी सरकार तो बड़ी अच्छी चल रही थी, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था आपको, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बहुत सारे लोग बोलते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सरकार के इस्तीफा देने से जनता को इतना दुख हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं हुआ। लोग कहते थे इस्तीफा दे तो जान छूटे इस सरकार से, ये सरकार ने तो लूट लिया। आज यूपीए की जो हालत है, लोग कहते हैं कल जाती हो तो आज जाए ये सरकार, नहीं। तो पहली बार लोगों को किसी सरकार के इस्तीफा देने से इतना दुख हो रहा है, विच मीन्स दैट पीपल आर वेरी, लोग कहते हैं वोट तो आपको आपको नहीं लगता ये जल्दबाजी हो गई? मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री की कुर्सी को भोगने के लिए नहीं गया था, उस कुर्सी से चिपकने के लिए नहीं गया था। उसूलों की राजनीति कर रहे हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उन्होंने एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या जरूरत जी, वो दुर्घटना थी। दुर्घटना आपके हुई। सरकार के बारे में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। आ रहा हूँ ना मैं उस पर, लेट मी कंप्लीट। एक दुर्घटना पे आज कोई रेल मंत्री इस्तीफा देता है? सारा का सारा रेल डिपार्टमेंट वो हो जाए तो कोई देता है आज इस्तीफा? उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो वो भाग के नहीं गए थे सरकार से, उसूलों पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो उसूलों की राजनीति। हम यहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी और उसूलों की राजनीति स्थापित करने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी क्यों बनी? अन्ना आंदोलन से निकली। लोकपाल बिल हमारे लिए प्राइमरी था कि लोकपाल बिल आएगा, भ्रष्टाचार कम होगा। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता, लोकपाल बिल से समझौता नहीं हो सकता। और पूरी दुनिया में हमने कहा था सरकार बनने के 15 दिन के अंदर लोकपाल पास करेंगे, 15 दिन में लोकपाल बिल मैंने प्रेजेंट किया और ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई और इन दोनों ने उसको बिल को गिरा दिया। अब ये लगने लगा कि 28 सीट से काम नहीं चलेगा। हम भाग के नहीं गए, 2 महीना ही तो डिले हुआ। 28 सीट से काम नहीं चलेगा, दोबारा चुनाव हो। अब हमारी 50 सीट आएंगी क्योंकि जनता ने हमारा काम देख लिया। और नहीं आएगी तो आएंगी सर, आप देखिए तो सही। अगर नहीं आएगी तो फिर का एक वर्ग है जो आपसे नाराज हो चुका है। ओके, वो कहता है, जो हायर मिडिल क्लास है, देखिए जो अंग्रेजी चैनल्स को देखता है या दिल्ली वाले जो हायर मिडिल क्लास लोग है, वो कहते अरविंद केजरीवाल तो भाग गए, अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दिया, तो वो तो आपको वोट नहीं देने वाले। अगर आपको मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या करेंगे आप? एक मौका था आपके हाथ में, तो वो तो चला गया। नहीं, मौका नहीं था सर। ये कांग्रेसियों के साथ बैठ के आप 45 दिन चला ली सरकार, यही बहुत था हमारे लिए। तो आप पहले दिन से, मुझे तो शक है आप पहले दिन से इस्तीफा देना चाहते थे। नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे, ये शुरू से था। लेकिन जनता से पूछा, जनता ने कहा सरकार बनाओ, तो हमने सरकार बनाई। लेकिन उन भ्रष्टाचारियों के साथ और कितने दिन चलती है हमारी सरकार? नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मेजॉरिटी नहीं आई, अगर हमारी दोबारा सरकार नहीं बनी तो हम क्या करेंगे? ये हमें नहीं सोचना, ये जनता को सोचना है कि हमारी सरकार नहीं बनी तो जनता क्या करेगी। आप ऐसा मानते हैं कि आंदोलन से ही परिवर्तन होता है, ये ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। अगर आंदोलन से ही होता तो फिर अंदर क्यों जाते हम? अंदर तो इसीलिए गए क्योंकि ये लगने लगा 2 साल आंदोलन करने के बाद 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, तो ये धीरे धीरे लगने लगा कि अब ये केवल सड़क का आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। अरविंद जी, मुझे ऐसे लगता है कि आप सरकार से ज्यादा विपक्ष में खुश है। ना ना ना, विपक्ष में बैठना आपको अच्छा लगता है, जैसे पहले सोशलिस्टों को लगता था, कम्युनिस्टों को लगता था
क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि आंदोलन से ही परिवर्तन होता है। ये ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। अगर आंदोलन सही होता तो फिर अंदर क्यों जाते हम? अंदर तो इसीलिए गए क्योंकि ये लगने लगा 2 साल आंदोलन करने के बाद 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया, तो ये धीरे धीरे लगने लगा कि अब ये केवल सड़क का आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा, अंदर जाना पड़ेगा, सरकार में जाना चाहिए। सरकार में जाना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। हमने ये नहीं कहा था सड़क को गिव अप करेंगे। अंदर में गया, मुख्यमंत्री बना, जो काम मुख्यमंत्री की कुर्सी से हो सकता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से करेंगे, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हो सकता वो सड़क पे भी उतरेंगे। हम सड़क की लड़ाई को छोड़ नहीं रहे। लेकिन अरविंद जी, आलोचना आप पर यह भी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जो प्रस्तापित राजनीति है उसका एक भी नियम जो है वो नहीं पाल रहे, वो सारे नियम तोड़ रहे, एस्टैब्लिश पॉलिटिक्स के सारे नियम तोड़ रहे। देखो, आप जब मुख्यमंत्री थे, गंदे गंदे नियम तोड़ रहे हैं, सारे नियम गंदे हो चुके हैं। कई गंदे हो चुके हैं, उनको तोड़ रहे हैं। ये जानबूझकर कर रहे हैं आप? ना जानबूझ के, इसी के लिए तो आए हैं, देखिए, राजनीति का मैं शुद्धिकरण। आपको 2 मिसाल देता हूं। जब आप मुख्यमंत्री थे, आप धरने पर बैठ गए। मुझे पिछले 50 साल में कोई भी मुख्यमंत्री अपने गवर्नमेंट के पहले महीने में धरने पर बैठा ऐसा मुझे मालूम नहीं है। दूसरा कोई पहले में तो नहीं बैठा, बाद में तो बाद में बैठे हैं, लेकिन पहले 2 महीने में धरने पर बैठा ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। आपने वो इतिहास रचा है ये भी। लेकिन मुझे ये पूछना है आपको, आपने ये नियम भी तोड़ दिया, बाद में इस्तीफा दे दिया, आप गुजरात चले गए, प्रचार किया, वहाँ पब्लिक मीटिंग्स ली, ये तो ठीक है। लेकिन विदाउट अपॉइंटमेंट आप चले गए नरेंद्र मोदी को मिलने, यहाँ भी नियम तोड़ दिया। सारे लोग कह रहे हैं ऐसे कोई अपॉइंटमेंट के बिना मीटिंग होती है क्या? ये क्या है? ये मैं मानता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कर रहे हैं, ये इनकी रणनीति है। ये रणनीति क्या है, हमें समझाइए। कोई रणनीति नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें अलग अलग। एक तो आपने धरने की बात कही, धरना मैंने क्यों दिया? एक औरत को जला दिया गया दिल्ली के अंदर, एसएचओ ने एक्शन लेने से मना कर दिया, खुलेआम बोला हिम्मत है तो मेरी ट्रांसफ़र करा के दिखा दो। एक लड़की का गैंग रेप हो गया, एसएचओ ने कोई, समवन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। मैंने पुलिस कमिश्नर को बोला कि रेप हो जाएगा, आप कहोगे जांच जारी है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मैंने कहा ये सब नहीं चलेगा, अगर कोई भी कुछ होता है तो समवन हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। और तीसरा वो सोमनाथ भारती के यहाँ पे हुआ था। सो हमने कहा कि एक्शन लो, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। मैं धरने पे बैठा। धरने पे बैठने का मतलब था पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। कई लोग मेरे को ये कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा अरविंद तो ड्रामा करता है, अरविंद ने ड्रामा किया। मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ड्रामा करते हैं, वो मैं पूछूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये आपकी रणनीति है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे की ठंड में रात को सड़क पे सो के दिखा दो, अगर वो ड्रामा होता है। कुछ लोग ड्रामा करके तो दिखाएं, वो ड्रामा नहीं था। अगले दिन जब मैं उठा, मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ था, वहाँ पे हमारा कोई कमरा वमरा तो था नहीं, वो गाड़ी हमारी कमरा बनी हुई थी। सर, सुबह लाइन लगी हुई थी औरतों की, एंड देयर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ द वुमेन। और हर औरत यही कह रही थी कि जिस सच्चाई के साथ आपने हमारी सुरक्षा की आवाज़ उठाई, आज तक किसी ने नहीं उठाई। सब लोग नाटक करते थे। पहली चीज़ ये। दूसरा, आपने मोदी जी का कहा कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ पहुँच गया। तो सर, अपॉइंटमेंट मान लो नहीं भी थी, ऐसी कौन सी आफत आ गई भाई? एक पूर्व मुख्यमंत्री, प्रेजेंट मुख्यमंत्री से मैं गुजरात गया, अहमदाबाद पहुंचा, अपॉइंटमेंट नहीं ली हुई। सर, आप एक बात बताओ, मैं मान लो आपके ऑफिस आता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेता, आप मेरे को अपने ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर पुलिस भेज के रुकवा दोगे वहाँ पे क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं? ये कौन सा तरीका है? चाय तो पिला दो, चाय पिलाने में कोई हर्ज है? आप बताओ। मैं बिना अपॉइंटमेंट के चला गया, इतनी तो गुस्ताखी थी मेरी। अपने घर से सुनो, अपने घर से 5 किलोमीटर दूर 1000 पुलिस वालों को भेज के मेरे को, मैं कोई आतंकवादी हूँ? मैं कोई इतना क्यों डरते हैं मोदी जी मुझसे? अपने वहाँ बुला लेते, रिसेप्शन पे वेटिंग उस पर बिठा देते, एक कप चाय पिला देते और कह देते भाई कि वो बहुत बिजी हैं, केजरीवाल जी चुनाव के बाद आ जाना। मैंने राजनीति देखी है पिछले कम से कम 35-40 साल में। मैं इसको ड्रामा नहीं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ ये स्पॉन्टेनियस चीज़ें नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ ये आपकी रणनीति है, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने वही सवाल पूछा था, आप राजनीति का हर नियम तोड़ रहे हैं, जानबूझकर और पूरे विचार से तोड़ रहे हैं। देश को उन लोगों का नंगापन दिखाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, यही मैं पूछना चाहता हूं। अन्याय का को एक्सपोज करना चाहते हैं। ये क्या नंगापन है अरविंद जी? सर, एक चीज, काली करतूतें क्या है जो आप एक्सपोज करना चाहते हैं?
बार बार जब मैंने मुद्दा उठाया अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, तो भाई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स हो रही? तो धीरे धीरे मुद्दा उठने लगा कि एसएचओ को पैसा कलेक्ट करना होता है और वो पैसा ऊपर तक जाता है। दे गॉट एक्सपोज्ड, इट बिकेम अ बिग इशू इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी का था, वो हमसे मिलने से क्यों डर रहे हैं? वो क्वेश्चंस के जवाब देने से क्यों डर रहे हैं? तो आप प्रश्नों यही के एस्टेब्लिश जवाब- करना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आपसे डर रहे हैं? मैं डर, वो तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, मैंने थोड़ी इस्टेब्लिश किया मैं तो कुछ इस्टेब्लिश कर, मैं तो उनसे उनसे मिलने के लिए गया था। वो मिल लेते मेरे से, मिलने में क्या हर्ज था? लेकिन क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। नहीं, आपने तो ये एस्टेब्लिश किया कि नरेंद्र मोदी आपसे मिले नहीं, और आपने ये भी एस्टेब्लिश किया कि अगर एक पॉपुलर मुख्यमंत्री हो तो उसे मिलना चाहिए, कम से कम अपने जो मेहमान हैं उनका स्वागत करना चाहिए। ये अजीब किस्म के प्रधानमंत्री हो गए आजकल हमारे। एक राहुल गांधी जी हैं, एक मनमोहन सिंह जी हैं और एक नरेंद्र मोदी हैं, एक ही जैसे हैं। हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतरते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। सामने जनता बैठी है, जनता कहती है जी हमसे बात तो कर लो, आप भाषण दे के चले जाते हो, हमारे मन में भी कुछ क्वेश्चन है, हमसे हाथ मिला लो, हमसे बात कर लो। 1947 में ये देश आज़ाद हो गया था, जनता का शासन आ गया है, अब ये राजा महाराजा नहीं बचे कि हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए। जब हमारी रैली हुई 25,000 लोग थे, मैंने 25,000 लोगों में कहा, मैंने कहा हाथ उठाओ पिछले 11 साल में कौन कौन अपने मुख्यमंत्री से मिला है आज तक? 2 लोगों ने हाथ उठाए। 2 लोग 25,000 लोगों में अपने मुख्यमंत्री से मिले हैं अभी तक। नरेंद्र मोदी से? हाँ जी, 25,000 लोगों में। तो इसका मतलब आप ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ऐसे राजनेता हमें नहीं चाहिए? बिल्कुल, वो तो जनता कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, आप भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और नियम तोड़कर आप ये भी एस्टेब्लिश करना सर चाहते नियम नहीं तोड़ा मैंने कोई। हैं। आपने सारे एस्टेब्लिश नियम तोड़े हैं। मैंने कौन- अपॉइंटमेंट लेकर लोग जाते हैं। ना 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 मेरे पास तो मुख्यमंत्री लोग कभी धरने पर नहीं मेरे पास बैठा। तो लोग बिना अपॉइंटमेंट के आते थे जब मैं मुख्यमंत्री था। मेरे कमरे अच्छा, तो के ये बाहर आप एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि मुख्यमंत्री को बिना अपॉइंटमेंट भी के लोगों को भी मिलना मिलना चाहिए? चाहिए, के भी मिलना चाहिए। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर धरने होते थे जब मैं भी मुख्यमंत्री बना, 100 लोग धरने पे बैठे हैं। अभी धरना शुरू हुआ, 1 घंटे में मैं अपनी कुर्सी से उठ के धरना स्थल पे जाता था, उनसे मिल के आता था, भाई बताओ मुद्दा क्या है तुम्हारा। कई सारे धरने मैंने इसी तरह से 1 दिन में आधे दिन में खत्म कराए। अरविंद जी, मैं समझ गया कि आप इसलिए नियम तोड़ते हैं कि आपको नए नियम बनाने हैं। ठीक है, ये तो आप स्वीकार कीजिए। हाँ बिल्कुल, नई राजनीति स्थापित करनी। नई राजनीति स्थापित करनी है। पहले तो ये आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को ध्यान में लेना चाहिए। क्या? वो एक दिन रिक्शा से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, दूसरे दिन गाड़ी से जाएंगे। तीसरे दिन फिर आपके रिक्शा से पार्टी के नेता भी हमेशा थोड़े ही रिक्शा से जाते हैं। अरविंद जी, इसलिए लोगों को लगता है कि ये स्टंट हो गया। आपने जो गुजरात में किया या आपने जो दिल्ली में किया, वो देखकर हमें याद आ गई जॉर्ज फर्नांडिस की, कि क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस तो मुंबई के नेता थे, वो ऐसी ही सारी चीजें करते थे। उनका आगे क्या हुआ, उनकी राजनीति क्या थी, वो अलग बात है, लेकिन लोगों के लिए लड़ने के लिए वो मंत्रालय में घुस जाते थे, वो ऐसी कुछ चीजें करते थे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस आदर्शवादी राजनीति की तरफ आप चलना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, पूरी तरह से राजनीति का चेहरा बदलना चाहते हैं? मैं ये कमेंट नहीं करूंगा सोशलिस्टों की क्या थी, कम्युनिस्टों की क्या थी, जॉर्ज फर्नांडिस की क्या थी उसको, पर हम इस देश की भ्रष्ट राजनीति को बदलना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास प्लान क्या है? क्योंकि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में पैसा बहुत है। ये जो फिस्कल डेफिसिट, फलाना डेफिसिट, ढिमका डेफिसिट ये करते हैं ना, सब बकवास करते हैं। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमारा ये कहना है कि किसी भी इलाके के अंदर वहाँ पे रहने वाले लोगों की जनरल बॉडी मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। लोकल कमिटी होनी चाहिए। लोकल, वहाँ पे कमिटी नहीं, लोकल लोगों की, द वोटर्स जनरल बॉडी मीटिंग, एवरीवन, जितने लोग आए और वो लोग डिसाइड करेंगे उस एरिया के अंदर सरकारी पैसा कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। 1 साल इसको चला लीजिए, दिस विल गेट स्टेबलाइज्ड। उसके बाद हम एक और नई चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ इश्यूज के ऊपर, सब पे तो नहीं हो सकता, कुछ इश्यूज के ऊपर अगर विधानसभा में कानून प्रेजेंट होगा तो मोहल्ला सभा को उसकी कॉपी भेजी जाएगी और उनके कमेंट्स लिए जाएंगे। दिस वुड बी डेमोक्रेसी। ये बात तो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दरमियान जेपी ने भी की थी। जेपी ने भी। क्या वही बात आप दोहरा रहे? कई सारे आइडियाज वही हैं, लेकिन वो सारे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का खाका उस टाइम तैयार नहीं हो पाया था, और वो 2.5 साल या 3 साल जो सरकार चली वो उसको कर नहीं पाई। ये सारे कानूनों की हमने ड्राफ्ट्स तैयार कर लिए हैं। जैसे स्वराज जिसको हम बोलते हैं, स्वराज का कानून एक्चुअली हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले थे जन लोकपाल के साथ,
उसके पहले ही सरकार गिर गई। स्वराज के कानून में ये कमिटियां हैं। हम काफी सारी पावर्स जनता को दे रहे हैं। मतलब आप ये इमेजिन कीजिए, आपके मोहल्ले के बारे में सारे निर्णय लेने का अधिकार आपको होगा। 10 मोहल्लों के ऊपर म्युनिसिपल वार्ड होगा। जो इंटर मोहल्ला इश्यूज हैं, 3 मोहल्ले 4 मोहल्ले से रिलेटेड इशू है, वो वार्ड के लेवल पे लेने का अधिकार होगा। वार्ड के लेवल तक वी आर एंटिसिपेटिंग अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वार्ड वाले निर्णय और अपने मोहल्ले वाले निर्णय जनता लेगी। वार्ड के ऊपर फिर म्युनिसिपैलिटी है और उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है, विच विल बी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हियर द डिसीजंस विल बी टेकन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। यू आर तो ऑलवेज आपका कहना है डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जो बात गांधी जी ने भी कही थी। बिल्कुल। मैं ये मानता हूं कि आपके ऊपर गांधी जी का और जयप्रकाश का संस्कार है, ये सही है? गांधी जी से तो मैं काफी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। जयप्रकाश से नहीं हो? नहीं, उनसे भी हूँ, पर उनको उतना नहीं पढ़ा जितना मैंने गांधी जी को पढ़ा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? ये गांधीवादी है, ये समाजवादी है, ये साम्यवादी है, क्या है क्या? मुझे लगता है इन वादियों में मत इसको सर्कल कीजिए। आप इनको मानते नहीं? नहीं, मैं आइडियोलॉजीज में बंधना नहीं चाहता। हम ये कहते हैं कि हम तो कॉमन मैन हैं, हम तो आम आदमी हैं, हमारी समस्याएं हैं, हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। अगर मेरी समस्या का समाधान मुझे लेफ्ट में मिल जाता है, मैं लेफ्ट में ले लूँगा। मुझे मेरी समस्या का समाधान राइट में मिल जाता है तो मैं राइट में ले लूँगा। तो हमारी तो ह्यूमनिस्ट इंसानियत की फिलॉसफी है। आम आदमीवादी, आम आदमीवादी। ये तो नई आइडियोलॉजी आपने बनाई। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये आप जब कह रहे हैं तो मुझे याद आ रही है आज़ादी के वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी, उसकी कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर था वो फेडरल स्ट्रक्चर था। अलग अलग विचारधाराओं में एक छाते के नीचे वहाँ आती थी। क्या आप उसी तरह कुछ सोच रहे कि आम आदमी पार्टी में जो लोग आएंगे उसमें मेधा पाटकर भी रहेगी, मीरा सन्याल भी रहेगी, एक स्ट्रक्चर होगा, ब्रॉड स्ट्रक्चर, उसमें अलग अलग विचारधारा उसमें होगी, लेकिन आपकी विचारधारा वो होगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को मानती होगी। क्या ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लोग आपको सवाल पूछ रहे हैं कि विचारधारा क्या है क्या नहीं है। मैं यही बोला करूंगा अब। नहीं नहीं, मैं नहीं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक समअप किया। लेकिन इसका मतलब आपकी जो कमिटमेंट है वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी जो पार्टी है वो पूरी तरह से सेक्युलर है। बिल्कुल पूरी तरह से सेक्युलर है। आप एक खुलेआम कह रहे हैं कि मेरी पार्टी सेक्युलर है। सेक्युलर है। लेकिन अरविंद जी, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें ये लिखा था कि आप जब गुजरात के दौरे पर गए तब 2002 के दंगे के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। अब इसका मतलब कैसे निकाले? इंडियन एक्सप्रेस वाले कुछ भी लिख देते हैं। अभी तो मैंने आपको कहा, अभी मैंने डिस्कशन वहीं से शुरू किया कि मोदी जी के ऊपर गुजरात के छींटे थे। उन छींटों को साफ करने के लिए एक पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया, कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया गया। उस कम्युनिकेशन प्लान में था कि इनको विकास पुरुष की तरह प्रोजेक्ट करो, तो वो छींटे जो है वो अपने आप धीरे धीरे नीचे होते जाएंगे। तो मैंने तो बोला नहीं, उन्होंने कहा कि आपने मोदी के विकास के मॉडल पर हमला जरूर किया, लेकिन आपने दंगे के बारे में कुछ नहीं कहा। जब जरूरत होगी तो बोलेंगे, जरूरी थोड़ी कि हर जगह ही बोलेंगे। हम दिल्ली के चैनल्स देखते हैं, दिल्ली के पेपर्स पढ़ते हैं, और हमें मालूम नहीं है अरविंद केजरीवाल क्या है, कौन है, कैसे है। हमने तो आपको देखा नहीं है, लेकिन एक आरोप लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं। मैं मिसाल देता हूं, आपके फ्लैट के बारे में जो कंट्रोवर्सी हो रही है और आपके सिक्योरिटी के बारे में जो कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या कहेंगे आप? फ्लैट के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है? फ्लैट के बारे में कंट्रोवर्सी है कि आपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देने के बाद ये फ्लैट नहीं छोड़ा। 3 बेडरूम का फ्लैट था, नहीं छोड़ा। लोग ये चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल दूसरे दिन ही फ्लैट छोड़ के चले जाएंगे। फिर ये तो ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा था। नहीं, लोग चाहते थे आपसे, क्योंकि आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली में इतने सारे लोग हैं जो बंगले लेकर बैठे हैं। पहली चीज तो ये कि वो अब 3 बेडरूम का है, वो 5 बेडरूम का, 4। मैंने फ्लैट कहा, बंगला नहीं कहा। हाँ, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। एक्चुअली आई एम करेक्ट। हाँ, फैक्चुअली यू आर राइट। सो 3 बेडरूम का है। अभी मैंने शिफ्ट किया था। मेरी बेटी के जेई के एग्ज़ाम है और बार बार शिफ्टिंग जो है वो फैमिली वैसे ही दुखी है मेरे से, तो वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने अभी चिट्ठी लिखी है उनको कि आप मेरे को जून जुलाई तक यहाँ पे रहने दीजिए। कानून ये कहता है कि 15 दिन के बाद एक पेनल्टी देनी पड़ती है, बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है। मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ दोस्तों से मैंने बात की तो उन दोस्तों ने कहा कि दे विल पुल इन एंड दे विल कंट्रीब्यूट। तो मैं जून जुलाई तक पेनल्टी दे दूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट कर जाऊंगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके जो आलोचक है उनके हाथ में एक मुद्दा उनको मिल गया? सर, आलोचक कौन है? बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले। नहीं, जनता नहीं कह रही। आप नहीं, चैनल वाले देखिए। वो चैनल वाले तो उन्हीं के साथ है ना सर। चैनल वाले उन्हीं के साथ है, आपके साथ नहीं है।
हमारे साथ नहीं है। नहीं अरविंद जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता नहीं कह रही सर, जनता में मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ। जनता ये आपको नहीं पूछ जनता रही, नहीं पूछ सिक्योरिटी के बारे में नहीं पूछ रही। सिक्योरिटी का मैं क्लियर कर देता हूँ। आज भी सवेरे मैं यहीं का महाराष्ट्र का बताते हैं, तो सवेरे मैं एयरपोर्ट पे उतरते एक एसीपी आया, मैं फलाना फलाना एसीपी हूँ एंड यू आर बीइंग प्रोवाइडेड जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, और 30 पुलिस वाले उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा सर मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, 30 पुलिस वाले अगर मुझे घेर लेंगे मैं जनता के बीच में कैसे जाऊंगा। अब मैं आगे आगे चल रहा हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। अब मैं उसको 3 बार मैंने कहा सर आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मेरे को रियली नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, वो फिर भी पीछे पीछे चल रहा है। व्हाट डू आई डू नाउ? यही हाल दिल्ली के अंदर है। 3 बार चिट्ठियां लिख के दी मैंने, उसके बाद भी उन्होंने सिक्योरिटी है, मैं मना नहीं कर रहा, अभी भी उन्होंने देर किया। अब वो जेड है कि वाई है कि जेड प्लस है कि कौन सी है मुझे नहीं पता। मुझे ये पूछना है कि आज मुंबई में क्या हुआ। देखिए, आप ऑटो रिक्शा से गए, आप ट्रेन से गए, चर्चगेट स्टेशन पर एक हंगामा हो गया और सारे चैनल वाले और सारे मीडिया ने दिखाया कि अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक है या आपके जो समर्थक है, चर्चगेट स्टेशन पर उन्होंने जो है वो हंगामा कर दिया। क्या आपको ये जरूरी लगता है इस तरह जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, जैसे कि रिक्शा से जाना? ये सिंबॉलिक है, रिक्शा से नहीं जाना चाहिए। आप दिल्ली में रिक्शा से घूमते हैं? बहुत घूमता हूँ। आप हमेशा रिक्शा से घूमते हैं? नहीं, हमेशा नहीं, कभी रिक्शा से, कभी बस से, कभी मेट्रो से, मैं हर चीज यूज करता हूँ। मतलब हम ये कल्चर क्यों डेवलप करना चाहते हैं कि अगर कोई ऑटो रिक्शा से जाए तो ये सिंबॉलिज्म है, क्यों नहीं जाना चाहिए सर? स्वीडन के अंदर वहां का प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड पे खड़ा मिल जाएगा बस लेने के लिए। अगर इतने अमीर देश का प्रधानमंत्री अगर आप घूम सकते, ये ठीक है, अगर हमारा प्रधानमंत्री रिक्शा से जाएगा या बस से जाएगा, कल्चर बनाना तो आम आदमी भी जाएगा। लेकिन पहले तो ये आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को ध्यान में लेना चाहिए। क्या वो एक दिन रिक्शा से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, दूसरे दिन गाड़ी से जाएंगे। आपके पार्टी के नेता भी हमेशा थोड़े ही रिक्शा से जाते हैं अरविंद जी, इसलिए लोगों को लगता है कि ये स्टंट हो गया। आप रिक्शा से गए, आप ट्रेन से गए, ये स्टंट हो गया। ये मीडिया, मैं आपको आज बताता हूँ क्या हुआ। ये मीडिया वालों को लगता है, आज सारा तमाशा मीडिया वालों ने किया। मीडिया वालों ने जितना तमाशा किया आज वहाँ पे ट्रेन के अंदर, जितना हंगामा किया वहाँ पे, जब वो हुआ, जितना भी वो तोड़फोड़ जो मची, वो सर लोगों ने नहीं की, वहाँ के लोगों ने नहीं की। और उसके बाद ANI की बाइट्स चली हैं। ANI ने वहाँ पे स्टेशन पे पूछा लोगों से कि आपको कितनी इनकन्वीनियंस हुई। लोगों ने कहा जी पहली बार एक नेता आया है जो कम से कम ट्रेन के अंदर घूम तो रहा है, वी आर वेरी हैप्पी। कुछ लोगों ने कहा हमें परेशानी भी हुई। वो तो सर किसी को भी खड़ा करके कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता अरविंद जी, मैं भी मीडिया में काम करता हूँ। अरविंद ने कितने बेडरूम का फ्लैट लिया, ये स्टोरी 3 दिन चली। गुजरात के अंदर 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली, ये स्टोरी नहीं चली। गुजरात के अंदर 60,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ये स्टोरी नहीं चली। आज 2 दिन से चल रहा है, कुमार विश्वास का अरविंद से झगड़ा हो गया, कुमार विश्वास का अरविंद से। अरे हो गया झगड़ा, हम सुलटा लेंगे, अपने घर का ही तो आदमी है, अपने घर में बैठेंगे सुलटा लेंगे। होता है, बीवी मियाँ बीवी में भी झगड़ा हो जाता है, दोस्तों में भी झगड़ा हो जाता है, ऐसा भी क्या हो गया। लेकिन गुजरात के अंदर उनकी सब्सिडी बंद कर दी, रिश्वतखोरी खूब चल रही है, रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई। मोदी झूठ बोल रहे हैं, 11% एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ, उसकी एक भी स्टोरी नहीं चलती है। मीडिया में कई लोगों को पैसे दिए गए हैं कि केजरीवाल को बदनाम करो और मोदी को ऊपर उठाओ, केजरीवाल को बदनाम करो, मोदी को ऊपर उठाओ, और वो चल रहा है। अरविंद जी, वहाँ जो आने वाले लोग हैं वो रिपोर्टर है, फोटोग्राफर है, उनको तो पैसे कोई नहीं दे सकता। रिपोर्टर को ऊपर से कहा जाता है, एडिटर कहता है, एडिटर कहता तो है, एडिटर ने मालिक को पैसे दिए गए। रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं सर, रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं, उनमें भी देशभक्ति का जज्बा है। मालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो आधे, तो मालिक ने, आपका कहना है मालिक ने एडिटर को कहा है, एडिटर रिपोर्टर को कह रहा है। भाई मालिक तो ऊपर से एडिटर को बता देता है भाई लाइन ये रखनी है। अभी एक बार वापस मीडिया आपके ऊपर भड़क उठेगी, ये आपने बोला है तो भड़क उठेगी। वो तो रोज ही भड़की रहती है सर मीडिया तो, लेकिन प्यार भी करती है, यही मैं जानना चाहता हूँ। कोई प्यार व्यार क्या रिश्ता है आपका मीडिया के साथ, क्या रिश्ता है? आप बताओ ना सर। आपको तो पब्लिसिटी भी दे रहा है, आपको ऐसे नहीं है कि आपको कवर भी कर रहा है। नहीं, वो कवर, ये लव हेट रिलेशनशिप क्या है, यही कवर करता है सर, इसी तरह की कवरेज चल रही है। मैं फिर से हाथ जोड़ के मीडिया को कहना चाहता हूँ, मान लो हम फेल हो जाते हैं, हम लोग फेल हो गए, हम लोग बर्बाद हो गए, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, इस देश के लिए अच्छा होगा क्या? एक छोटी सी शुरुआत की है सर, एक छोटा सा पौधा बना है, इस पौधे को कुचलने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है, आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप अपने पूछो उन लोगों से जो करते हैं, आपको कुछ इसका, द नेशन वांट्स टू नो, द नेशन वांट्स टू नो, ये क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सत्ता के लायक सीट मिलेगी तो सत्ता करेंगे और नहीं मिलेगी तो आपको लड़ना है सिस्टम के खिलाफ, हम विपक्ष में बैठेंगे। आपको लड़ना है, हाँ, इस व्यवस्था को ठीक करना है। चुनाव जीतना तो एक रास्ते का एक जरिया है।
देश में दो बड़े एक्सपेरिमेंट हुए 1977 में। इस देश की पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने का जेपी ने तो यही कहा था, हम लोग उस वक्त जवान थे, और 89 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हुई थी। वो दो एक्सपेरिमेंट और आज का आपका जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या फर्क दिखते हैं? उस टाइम 1977 में एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने एक साथ लेके एक गठबंधन तैयार किया था। सो नाना करते वो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की बजाय इंदिरा हटाओ एक तरह से प्रोग्राम बन गया था। दूसरा, खाका तैयार नहीं था, फिलॉसफी तो थी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं था इन टर्म्स ऑफ द लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। वो हमने सीख ली है वहाँ से कि क्या कमियां रह गई वहाँ पे, एंड वी हैव ट्राइड टू कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड। आप हमेशा कॉरपोरेट्स पर आलोचना करते हैं, उनको गालियां देते हैं, क्या लगता है आपको इस देश की? सबको नहीं देते, क्रोनी कैपिटलिस्ट्स। मैं बार बार ये कहता हूँ, इस देश के अंदर 99% बिजनेसमैन गिवन अ चांस ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। 1% ही खराब है। 1% खराब है। वो लोग खराब है जो आज 1,500 रुपये का स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और एक हफ्ते के बाद 6,000 करोड़ का बेच देते हैं। इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको लूटना कहते हैं। मेरा एक दोस्त है, दवाइयाँ सप्लाई करता है सरकारी अस्पतालों में दिल्ली में। वो मेरे को पिछले 10 साल से डोनेशन दे रहा है। वो कहता है मैं सवेरे उठता हूँ, शाम हो जाती है मेरे को रिश्वत देते देते, और मैं परेशान हूँ। जिस अस्पताल में जाता हूँ कहते हैं दवाइयाँ नहीं चाहिए, बिल दे दो, आधे तुम रख लेना, आधे हमें दे। कहता है मुझे उल्टी आने लग गई है, अपने ऊपर घिन आने लग गई है। मैं ईमानदारी से धंधा करना चाहता हूँ, मैं दवाइयाँ देना चाहता हूँ और उस पर अपना जायज़ प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, बट आई डोंट हैव अ चॉइस। 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, शांति से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दे डोंट हैव अ चॉइस। तो आप सारे कॉरपोरेट्स के खिलाफ नहीं है। आपने एक ज़माने में कहा था कि सांसद भ्रष्ट है, बाद में आपने कहा सारे सांसद भ्रष्ट नहीं है। आपने ये भी कहा था जुडिशरी जो है भ्रष्ट है, बाद में आपने कहा सारी जुडिशरी भ्रष्ट नहीं है। साथ साथ ही बोला था, साथ साथ ही बोले। हाँ, थोड़ा देर वही में तो बोला अरविंद होगा। केजरीवाल पहले कहते हैं सारे भ्रष्ट है, बाद में कहते नहीं सारे भ्रष्ट नहीं है। ये क्या मामला है? नहीं, सारा तो कभी नहीं कहा, लेकिन हो सकता है कि स्टेटमेंट जब दिया तो क्वालिफाई नहीं किया होगा। पर सारा कभी, सारे कैसे हो सकते हैं सर? कुछ लोग होते हैं, जब जैसे मान लीजिए पॉलिटिशियंस की बात करें तो कई सारे पॉलिटिशियंस भ्रष्ट हैं, कई सारे ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारों की आवाज़ आज बची नहीं है संसद के अंदर। पूरा का पूरा कांग्रेस भी माफिया के कंट्रोल में है, बीजेपी भी माफिया के कंट्रोल में है। उनके अंदर जो अच्छे लोग हैं उनकी आवाज़ आज सुनवाई नहीं हो रही है, वो दबे कुचले। आपको ऐसा लगता है आपके मन में गुस्सा है? आप फिल्में देखते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा। तो एक फिल्म थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? अच्छा, मैंने नहीं देखी, मैंने आपने सुना। नहीं? हाँ, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? एक क्यों फिल्म आता है? बननी चाहिए, अरविंद केजरीवाल को गुस्सा क्यों आता है? बहुत गुस्सा है आपके मन में। मैंने आपके बारे में जो पढ़ा उसमें ऐसे लिखा है कि आप जब इनकम टैक्स में थे, आसपास के जो लोग है भ्रष्टाचार करते थे, इनकम टैक्स ऑफिस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, तो वो जो गुस्सा है आज भी आपके मन में? व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था के बारे में ही पूछ रहा हूँ, इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन व्यवस्था के बारे में है। आज भी वो गुस्सा जो है वो आप मन में रख रहे हैं। वही तो करवाता है, वही तो काम करवाता है। वही करवाता है ये सब। इनकम टैक्स से लेकर परिवर्तन से लेकर आपका पूरा आरटीआई, फिर मैग्सेसे अवार्ड, और आज फिर लोकपाल आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोकपाल आंदोलन, और ये यहाँ तक पूरी सफर आपकी हुई है। आज आम आदमी पार्टी के आप नेता बन गए, देश की निगाहें आपके ऊपर है, पीछे मुड़कर कैसे देखते हैं? ये ऊपर वाला कराता है। कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में मैंने नहीं सोचा था। पहली चीज़ अगर शुरू से शुरू करें, कभी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दूंगा जब मैं नौकरी किया करता था। फिर अचानक छुट्टी ली, छुट्टी लेते लेते इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए कि नौकरी छोड़ दी। जब नौकरी छोड़ी थी, कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा टाइम आएगा जब चुनाव लड़ेंगे। तो ये ज़िंदगी कहाँ ले जाए, कब ले जाए, कुछ पता नहीं चलता। ये सारा ऊपर वाला कराता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपकी श्रद्धा है? मैं पहले बहुत नास्तिक था, पिछले 3 साल में आस्तिक बन गया हूँ। अच्छा, पिछले ये 3 साल कैसे में हुआ? पिछले 3 साल में जितनी घटनाएं घटी हैं, जैसे अन्ना आंदोलन इतना बड़ा बना, कैसे बन गया? अचानक ऐसे कैसे हो गया कि हजारों करोड़ों लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर आए? हमारी वजह से तो नहीं हुआ। इसके पहले भी बहुत लोग धरने पे बैठे थे, इसके पहले भी बहुत लोग भूख हड़ताल करते थे, ऐसा कैसे हो गया? तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ कुदरत करवा रही है, और आप केवल इतना कर सकते हो, आपके कंट्रोल में इतना है कि आप अपना सच्चाई और ईमानदारी के साथ कर्म करते जाओ। फल क्या होगा ये आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है।
अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचने लगे मैं कर रहा हूँ, लेकिन वी वर एबल टू मेंटेन आवर सैनिटी ओनली बिकॉज हमें बार बार रात को बस ये सोच रहे हैं भाई आज का काम कर दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। हम अपना काम करते जा रहे हैं, फल ऊपर वाले के ऊपर छोड़ कुछ लोग तो कहेंगे ये तो अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा नहीं है सर, गीता में यही श्रद्धा लिखा है, गीता में यही लिखा। गीता में तो आप यही गीता पर विश्वास करने लगे पिछले गीता 3 इज साल अ साइंस, गीता इज नॉट फेथ, गीता इज साइंस। इतने सारे सर्कमस्टांसेस आए हैं, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस थी कि एक बार तो लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, बस अब कुछ नहीं बचेगा, एंड देन सडनली वी फाउंड अ वे आउट एंड समथिंग हैपेंड। तो तब लगता था यार कि कोई ना कोई शक्ति करवा रही है। ये विश्वास जो है आम आदमी पार्टी को आपको आगे कहाँ लेकर जाएगा? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इस चुनाव में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल है, लेकिन मैं ये मानता हूँ अरविंद केजरीवाल एक चैलेंजर है। अरविंद केजरीवाल इन दोनों में कॉन्टेस्टेंट नहीं है। आपको भी ये मालूम है इस चुनाव में आपकी सत्ता नहीं आने वाली है, आप प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। तो ये विश्वास आपको कहाँ ले जाने वाला है? आगे क्या देखते हैं आप जो प्रश्न जिस तरह से रख रहे हैं उसको आप सत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न रख रहे हैं। अभी तो चुनाव ही हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ उसको कि लड़ाई 3 लोगों में है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। तो इसका मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है। हाँ, इसका मतलब ये लड़ाई प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई है, ये लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई है। मैं उस लड़ाई में नहीं हूँ। आप शामिल ही नहीं? मैं शामिल ही नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लेनी सत्ता। कि आप कह रहे हैं आपकी लड़ाई जो है सत्ता के लिए नहीं है, फिर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सब लोग मान रहे हैं, सब पॉलिटिकल पंडित जो है या सर्वे जो है ये दिखा रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को 10 से ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी यहाँ। वो तो आज दो कह रहे थे शायद। कितनी कामयाबी आपको मिलने वाली है कोई मायने नहीं रखता। सर ये मेरी थोड़ी लड़ाई है, ये तो आपकी लड़ाई है। 7 सीट मिलेगी कि 10 सीट, आपको टेंशन लेनी है। मुझे क्यों टेंशन लेनी है? सर आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का, मेरा थोड़ी है। मैं अगर आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी वाइंड अप हो गई, आपका क्या होगा? वेयर इज द होप? मतलब बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइए आज आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण तो दे रही है सर। बिल्कुल उम्मीद की किरण है ना, हम सारे लोगों की उम्मीद की किरण है ये। हम सारे लोगों को मिलके जुड़ के सीट 10 आएंगी, 5 आएंगी, इट्स अ जर्नी। तो इसका ये लोकसभा चुनाव नहीं तो अगला लोकसभा चुनाव। ठीक है, यही मैं पूछना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि चुनाव में जो कुछ हो, जीत हो हार हो, आपका आम आदमी पार्टी नामक राजनीतिक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। सर देखिए, जीत हार सीट से नहीं है, जीत हार ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें अचीव की जा चुकी हैं। आज अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे को भी छोटे मकान की बात करनी पड़ती है। वसुंधरा राजे भी कहती है मैं रेड लाइट में नहीं घुमा करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग है, क्रिमिनल्स को टिकट ना देने की बात है। दिल्ली के चुनाव में किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं दी गई थी, दोनों पार्टियों में से किसी ने नहीं दी। ये छोटे स्टेप्स नहीं है। तो ये पूरी राजनीति का जो शुद्धिकरण है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। सामने वाले चैलेंज फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग द हीट बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग, तो उनको भी करना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी राजनीति का शुद्धिकरण काफ़ी मायने में शुरू हो गया है। हमारी सक्सेस को केवल सीट्स के उससे पैमाने से नहीं नापा जा सकता। अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जैसे कि सब सर्वे दिखा रहे हैं, अगर ये सच हो जाएगा। सर्वे झूठे हैं सर, सर्वे झूठे? आप मानते हैं सर्वे झूठे हैं? पूरी तरह से झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। हमारे को 4 सीट दे रहे थे ये सर्वे, 28 सीट आई है। CSD के सर्वे ने तो दिया था आपको 23 सीट दी थी, 17 से 23 सीट दी थी आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो वो जो सर्वे 4 सीट दे रहे थे, या तो वो फिक्स्ड थे और या इनकम्पिटेंट थे। आप ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ सर्वे तो ठीक है, एक ट्रेंड तो बताते हैं। क्योंकि आपके साथी योगेंद्र यादव भी सेफोलॉजिस्ट ही थे पहले, वो भी सर्वे पर अभी विश्वास करना उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो एक विपक्ष की स्पेस तैयार होगी जो कांग्रेस भर नहीं सकती। कांग्रेस कभी भी विपक्ष में प्रभावशाली नहीं रहती। आम आदमी पार्टी इस देश का सबसे बड़ा विपक्ष बनना चाहता है या नहीं? सर जो भूमिका हमें मिलेगी हम करेंगे। सत्ता के लायक सीट मिलेगी तो सत्ता करेंगे और नहीं मिलेगी तो आपको लड़ना है सिस्टम के खिलाफ? हाँ, विपक्ष में बैठेंगे। आपको लड़ना है? हाँ, इस व्यवस्था को ठीक करना है। चुनाव जीतना तो एक रास्ते का एक जरिया है, इट्स अ व्हीकल। लेकिन आपका गोल जो है सिस्टम बदलना है, इस व्यवस्था को बदलना है। अरविंद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, और मेरी शुभकामनाएं आपके इस सफर के लिए, आगे वाले सफर के लिए। थैंक यू सो मच।